सबसे पहले कोविड के मोर्चे पर ही आपको बड़ी खबर दे दें, लगातार बेकाबू हो रही है कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 2,59,170 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,761 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बैठक करेंगे और पीएम मोदी आज शाम 6 बजे वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी वैक्सीन से जुड़ी कई जानकारियां वैक्सीन निर्माताओं से लेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ हैं, उनसे जरा समझते हैं पूरी खबर को और अपडेट लेते हैं। समीर, 1 मई से वैक्सीन का दायरा तो बढ़ेगा ही, जाहिर तौर पर प्रोडक्शन को भी बढ़ाना जरूरी है। आज जो शाम को 6 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है पीएम मोदी की तमाम वैक्सीन निर्माताओं से, उसमें मुख्य जो चर्चा के विषय वो क्या रह सकते हैं? बिल्कुल स्वाति, प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन निर्माताओं के साथ में ये बैठक उस वक्त हो रही है जब सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं ताकि वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया जा सके। जो सबसे बड़ा फैसला सरकार ने लिया कि 18 साल से ऊपर के लोग अब वैक्सीन लगवा सकते हैं और 1 मई से जब वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होगी तब ये नियम लागू भी हो जाएगा। और इस सब के अगर बैकड्रॉप के साथ में आज की जो बैठक हो रही है ये अहम है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहला और अहम एजेंडा यही है जो पीएम मोदी अपील करेंगे और इसके लिए बाकायदा तैयारी भी सरकार की तरफ से हो रखी है कि जो वैक्सीन निर्माता है, चाहे वो भारत बायोटेक है या सीरम इंस्टीट्यूट है या आने वाले समय में डॉक्टर रेड्डी जो रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो जल्दी भारत में जिसका इस्तेमाल होने जा रहा है, तो इन सभी से अपील यही, गुजारिश यही कि जो डिमांड लगातार जनरेट होगी उसके मुताबिक वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाए। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की बात की जा रही है उसके लिए बाकायदा भारत सरकार जो जरूरी फंड है वो भी इन वैक्सीन निर्माताओं को मुहैया कराएगी। तो ये भी कमिटमेंट सरकार ने अपनी तरफ से दिया हुआ है। तो सबसे पहला और प्रमुख बात यही है कि जो वैक्सीन निर्माता हैं उनके अपील यही कही जाएगी और पीएम मोदी की तरफ से यही बात रखी जाएगी कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो लगातार म्यूटेंट नए नए वेरिएंट वायरस के सामने आ रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि जो वैक्सीन इस वक्त देश में उपलब्ध है ये उन नए वेरिएंट पे कितना प्रभावकारी साबित होगी, क्या उसके लिए और रिसर्च करने की जरूरत है। तो ये भी एक प्रमुख एजेंडा होगा आज की जो चर्चा होने जा रही है कि जो नए म्यूटेंट डेवलप हो रहे हैं उन पर ये वैक्सीन किस तरीके से और इसको प्रभावकारी बनाया जा सकता है, या उसके लिए जो रिसर्च है वो भी ये वैक्सीन निर्माता करे, उसके लिए सरकार के बदलते बिल्कुल कोरोना के बदलते स्वरूप को वैक्सीन कैसे शील्ड करेगी, उससे बचाव कैसे देगी, ये भी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। लेकिन मुझे समय ये बात बताइए, 1 मई से जो ये ओपन हो रही है वैक्सीन, इसमें जो 2 मुख्य बातें और थी कि पहले से तय कीमत पर बाजारों में भी अब वैक्सीन मिलेगी और साथ ही सबसे जरूरी दवा कंपनियां 50% वैक्सीन राज्यों को भी दे सकती है। इससे भी वैक्सीन की जो शॉर्टेज है, जो तमाम राज्य लगातार गुहार लगा रहे थे केंद्र से कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, हमें और वैक्सीन चाहिए, इस पर काफी हद तक इस प्रॉब्लम को दूर किया जा पाएगा। साथ ही सवाल वाजिब है, लेकिन अभी फौरी तौर पे ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है, यानी कि राज्यों में जो डिमांड है और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो अभी वैक्सीन निर्माताओं की है वो इतनी नहीं है कि वो पूरी डिमांड को पूरा कर पाए। तो ये मान के चलिए कि अगले कुछ समय तक, यानी कि जून जुलाई तक, ये जो डिमांड है उसके मुताबिक ये जो दिक्कत अभी आ रही है कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही, ये दिक्कत बरकरार रहेगी। लेकिन जो वैक्सीन निर्माता है उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि जून जुलाई तक जो मौजूदा प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको जबरदस्त तरीके से बढ़ा लिया जाएगा। भारत बायोटेक का दावा यह है कि जुलाई तक वो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 10 लाख डोज प्रतिदिन तक पहुंचा सकती है। जब ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इस मुकाम तक पहुंचेगी तो आप ये मान के चलिए कि राज्यों की जो डिमांड है वो भी पूरी हो पाएगी और जो बड़ा लक्ष्य है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मुहैया कराना और ओपन मार्केट में भी बेच पाना, तो वो जो खाका सरकार और प्राइवेट कंपनियां देख रही हैं वो भी पूरा हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी अगले 1-1.5 महीने तक ये जरूर है कि समस्या बनी रहेगी, इसको धीरे धीरे एड्रेस किया जाएगा। लेकिन अगले 2-1 महीने में हम मान के ये चल रहे हैं कि जो आंकड़े प्राइवेट वैक्सीन चाहे वो भारत बायोटेक हो या सीरम इंस्टीट्यूट हो, इनकी तरफ से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, तो दावा है कि अगले 2-1 महीने में कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि जो डिमांड है उसके मुताबिक वो सप्लाई कर पाएंगे। जैसे भारत बायोटेक का मैंने आपको बताया कि उनका लक्ष्य तो ये है कि 70 करोड़ वैक्सीन वो 1 साल में प्रोडक्शन उसकी क्षमता पहुंचा पाए। और उसके तो डिमांड और सप्लाई के
इस दरार को पाटना जरूरी है। इसको कम करने के लिए अब जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना होगा। जुलाई तक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो फार्मा कंपनीज है, वो कह रही है इसकी कमी दूर कर दी जाएगी। फिलहाल शाम को 6 बजे वैक्सीन कंपनियों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक, पूरे अपडेट लेंगे आपसे समीर बाद में भी। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उसमें एक और नाम जुड़ गया है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का, जो कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि उनमें कोरोना के शुरुआती लक्षण आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए वो जरूर सावधानी बरतें। हालांकि राहुल गांधी को कोरोना के हल्के लक्षण बताए जा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर कोरोना बेकाबू तो है ही, हालांकि राज्य में बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई हुई हैं, कर्फ्यू है पूरे शहर में, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है। काफी समय भी बीत चुका है, 1 हफ्ते से ऊपर। ताजा आंकड़ों की बात करें, बीते 24 घंटे में 58,924 नए कोविड के केसेस सामने आए हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने और उनकी जो कैबिनेट है उसकी अहम बैठक इस वक्त चल रही है। क्या है बैठक का एजेंडा, पूरी खबर अच्छे से समझते हैं। हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा मुंबई से हमारे साथ है। सुबोध, कैबिनेट इस वक्त क्या किन किन विषयों पर चर्चा कर रही होगी? जाहिर तौर पर तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद फिलहाल केसेस कम नहीं हो रहे हैं जैसा सरकार सोच रही थी। अब आगे के प्लान जो होंगे वो किस तरीके से हो सकते हैं? देखिए साथी, जो कैबिनेट जो आज अभी जो चल रही है उसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि किस तरह से इस जो संक्रमण है उस पर कंट्रोल पाया जा सके। उसके अलावा जो हेल्थ से जुड़ी हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए। सबसे बड़ा जो इस समय सरकार के सामने जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो ब्रेक द चेन जो एक मुहिम चली थी जिसमें कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, वो सारी पाबंदियां लगाने के बावजूद अभी तक जो संक्रमण है उस पे उस तरह का कंट्रोल नहीं पाया जा चुका है जो उम्मीद की जा रही थी। यही वजह है कि अब जो सूत्रों की माने तो सूत्र यही बता रहे हैं कि जो इस कैबिनेट में इस बात को लेकर के फैसला लिया जाएगा कि और क्या-क्या पाबंदियां लगाई जा सकती है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि इस बार सबसे बड़ा है कि अभी इस बार फैसला आज से जो ये लिया गया है सरकार की तरफ से कि जो जरूरी सामानों की जो दुकानें थी जिनको खोला गया था, अत्यावश्यक जो एसेंशियल कमोडिटी का नाम पर जो खोली गई थी, उनके जो है घंटे हैं वो कम कर दिए गए। अब वो सिर्फ सुबह 7 से 11 बजे तक ही खोले जाएंगे। ये अभी तक एक फैसला लिया जा चुका है। इसके अलावा कैबिनेट में उम्मीद की जा रही है कि जो लोकल ट्रेन है, जो मुंबई में लोकल ट्रेन चल रही है जिसको लाइफलाइन माना जाता है, उसमें भी हो सकता है कि बहुत सारे चेंजेस किए जाएं, खास तौर पे उनकी संख्या में कमी करी जाए। इसके अलावा जो लोग, आम जो जनता जा रही है, एसेंशियल के अलावा भी कहीं ना कहीं कोई आईडी फर्जी आईडी बनाकर या किसी भी तरह से उन पे किस तरह से सख्ती रखी जा सके। और इसके अलावा जो लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं खासतौर पे स्टेशन पे, उन पे रोक लगाई जाए। इसके बाद एक और बड़ा अहम फैसला लिया जा सकता है इस कैबिनेट में, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। जो बसेस है उनको कम किया जा सकता है और जो लोग सड़कों पे ज्यादा निकले हुए हैं, सड़कों पे बेवजह निकले हैं या कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो उसके बावजूद निकले हैं, उन पे कैसे नियंत्रण किया जाए। तो इसको लेकर के भी हो सकता है कि पाबंदियां लगाई जाए और ऐसे लोगों का भी निकलना जो है वो बंद किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज थी कि लोग घर पर रहे, इसको पूरी तरह से आश्वस्त करने के लिए भी जो है ये कैबिनेट कई सारे और भी फैसले ले सकती है और कई सारे नियम निकाल सकती है। अहम फैसले इस ब्रेक द चेन अभियान को और ज्यादा सफल बनाने के लिए, जो सुबोध आपने कहा, और उसी कड़ी में ये भी महत्वपूर्ण है सबके लिए जानना कि अब सिर्फ 4 घंटे, सुबह 4 घंटे ही किराना की दुकानें खुली रहेंगी, पूरे दिन नहीं खुली रहेंगी, जिससे कि कम से कम लोग दिन में बाहर निकले और इस ब्रेक द चेन अभियान को सफल बनाने में पूरे तरीके से नियंत्रण लगाने में इस पर कामयाबी हासिल हो पाए। फिलहाल इस जानकारी के लिए सुबोध आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कुछ बैठक के बाद निकल कर आते हैं, आपसे जानकारी और लेंगे। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली में जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 2.0 की घोषणा की, उसके बाद जो प्रवासी मजदूर हैं
उनका शहर से पलायन करना शुरू हो गया। हालांकि खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 6 दिन का ये लॉकडाउन है, घबराइए मत, जो जहां पर है वहीं पर रहे। खासतौर पर मजदूरों को कहा था, उनसे अपील की थी कि वो वहीं पर रहे जहां पर इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भारी भीड़ देखी गई बस स्टेशनों पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई। आनंद विहार बस स्टेशन पर प्रवासी जो मजदूर थे उनकी भारी तादाद में भीड़ देखी गई अपने गांव वापस जाने के लिए। दूसरी तरफ लॉकडाउन का ऐलान होते ही खरीदारी के लिए भी मारामारी शुरू हो गई। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इन सबके बीच दिल्ली में एक दिन में 23,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 240 मरीजों की भी कोरोना से मौत हुई है। मैं गांव जा रहा हूँ, कोई साधन नहीं, साइकिल से चला जाऊंगा। लॉकडाउन में एक बार फंस चुका हूँ और दोबारा फिर फंस जाऊंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, काम धंधा है नहीं। क्या करूँ, इधर से आनंद विहार में कोई गाड़ी वाड़ी मिल नहीं रही है, तो जा रहा हूँ लाल कुआं की तरफ। कहीं सवारी मिल जाएगी तो कहीं ऐसे बीच कुछ मिल जाएगी तो जाऊंगा, नहीं तो बाकी पैदल तो जा ही रहा हूँ। अब इधर लॉकडाउन हो गया, कंपनी बंद हो गई। पिछली बार तो पैदल गया था। जी साहब, दिल्ली लॉकडाउन लग गया, वहाँ मेहनत मजदूरी करते थे, अब मेहनत मजदूरी कर नहीं रहे। अब यहाँ से जा रहे पैदल, सवारी मिली नहीं। और इन सबके बीच दिल्ली में खास तौर पर जो मेडिकल व्यवस्था है उसकी स्थिति क्या है, खासतौर पर बेड की इस वक्त हालत क्या है, कितने बेड उपलब्ध है, इसका एक रियलिटी चेक किया है और ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी वरुण भसीन लेकर आए हैं। जरूर देखिए। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण अब जो स्थिति है वो भयावह हो चुकी है। जो अस्पताल के बेड्स हैं और जो वेंटिलेटर हैं वो सब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जो मामले आए हैं वो 23,000 से ज़्यादा हैं और जो मौत हुई हैं वो रिकॉर्ड तोड़ मौत हैं। आप समझिए कि दिल्ली में हर एक घंटे में 10 से ज़्यादा लोग कोरोना से ज़िंदगी हार रहे हैं। यानी कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 240 लोगों ने कोरोना कारण अपनी जान गंवाई है। और आज की मैं स्थिति अगर आपको बताऊं तो किस तरह से जो वेंटिलेटर की स्थिति है वो ऑक्यूपाइड है। 1436 वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड है और महज 21 वेंटिलेटर ही इस वक्त आज की डेट में दिल्ली में खाली रह गए हैं। अगर वेंटिलेटर के अलावा अगर मैं कोविड के आईसीयू बेड्स की बात करूं तो वो भी आप देख सकते हैं कि 4395 लोग इस वक्त कोरोना के आईसीयू बेड पर हैं और उसमें सिर्फ 42 वैकेंट रह चुके हैं। यानी कि दिल्ली पर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। और नॉर्मल बेड्स की भी अगर हम बात करें, हॉस्पिटल बेड्स की भी, तो उसमें भी 16,407 लगभग बेड जो हैं वो ऑक्यूपाइड है। 3,000 ही महज खाली रह चुके हैं बेड्स। इस दशा से साफ समझ आ रहा है कि दिल्ली में अब जो हालात हैं वो एक तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। लॉकडाउन लगाया गया है जिससे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, मेडिकल स्ट्रक्चर, जो हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है एक तरीके से इतने सारे मामले आने के बाद, उसको संभाला जा सके। क्योंकि जो मामले हैं वो लगातार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो मौतों के मामले हैं यानी कि जो सीवियर केसेस हैं वो भी इस लहर में बेहद ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी कि दिल्ली में खास तौर पर इस वक्त अस्पतालों की स्थिति क्या है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते दिल्ली सरकार ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन तो लगा दिया है। अब इस बीच बड़ी संख्या में लोग दरियागंज की सब्जी मंडी में भी पहुंच गए। वहां का भी दृश्य देखिए। मार्केट में दैनिक सब्जी लेने के हिसाब से हम आए हैं। सभी के लिए यही कहना चाहिए या सभी को मानना चाहिए कि सरकार इतना करोड़ों अरबों रुपए जो भारी भरकम इस कोरोना के बजट पर खर्च कर रही है, उस उद्देश्य से मतलब सरकार की जो प्रयास हैं वो विफल होते हैं। ये तो बहुत अंदर डर काफी है। थोड़ा डर तो लगता ही है, मगर ठीक है, जितना कम हो उतना बढ़िया। वहीं मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के बाद अब कोविड की वैक्सीन की भी कमी बताई जा रही है, जिसके चलते कई वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन अभियान को रोक देना पड़ा है। आपको बता दें कि बीती शाम 31 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर देना पड़ा। राज्य के बड़े जो कोविड सेंटर है, बीकेसी जंबो सेंटर में कोवैक्सीन की सिर्फ और सिर्फ 2000 डोज ही बाकी हैं अभी, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन तो खत्म ही हो गई है। वहीं जो कोरोना का ये कहर है वो जेल तक भी पहुंच चुका है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में कई कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से 7 कैदियों की मौत भी हो चुकी है। देखिए जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
पूरे देश में कोरोना की जो सेकंड वेव है उससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र सबसे अग्रणी है। अब हालात ये हैं कि आम जनजीवन को छोड़ दिया जाए तो जेल में बंद जितने भी कैदी हैं और जेल का जो स्टाफ है वो भी अब इससे बुरी तरह प्रभावित होने लगा है। जो ताज़ा आंकड़े जी न्यूज़ के हाथ लगे हैं वो 19 अप्रैल तक के हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि सेकेंड वेव में अभी तक महाराष्ट्र की कुल 46 जेलों में बंद 197 जो जेल इनमेट्स हैं, जो जेल के कैदी हैं, वो इस सेकेंड वेव से कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 7 कैदियों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, जेल का जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा में लगे रहते हैं, ऐसे तकरीबन 94 जेल स्टाफ इससे संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 8 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। ये बेहद डराने वाला आंकड़ा है। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो मुंबई का आर्थर रोड जेल है। इस जेल की जो क्षमता है वो 800 कैदियों की है, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़ों के हिसाब से, जो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 2800 से ज़्यादा कैदी मौजूद है। मैं एक आंकड़े के हिसाब से आपको बताऊं तो जो ठाणे जेल है जो मुंबई के पास में ही है, उसकी क्षमता 1105 कैदियों की है, जबकि वहाँ 3700 से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं। तलोजा जेल जहाँ सचिन वजी जैसे अपराधी हैं और भी तमाम अपराधी वहाँ मौजूद हैं, उसकी क्षमता 2124 कैदियों की है, लेकिन वहाँ पर 3353 कैदी मौजूद हैं। यही हाल बाकी जो जेल हैं उनका भी यही है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो संक्रमित होने के मामले हैं वो पुणे की येरवडा जेल में है। वहाँ 36 जो कैदी हैं वो कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं, जबकि 14 जेल स्टाफ पॉजिटिव हुआ है। मुंबई से सटा हुआ कल्याण का आधारवाड़ी जेल, वहाँ 31 कैदी ऐसे हैं जो संक्रमित हुए हैं और 1 जेल स्टाफ है। और कोल्हापुर जो जेल है उसके तकरीबन 28 कैदी इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि क्या कोरोना के सेकंड वेव के बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर सरकार अपनी तरफ से कोई बड़ा कदम उठाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन मंगेश वाहिनी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।